अंजू अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा अंजू की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजू के लिए अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है तो अंजू अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा? माँ आपको तो पता है ना कि अगर रात को मैं 3 से 4 बार उठ के सो ना करूँ तो मुझे रात को बेड पर ही सो हो जाता है। अगर शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए। अरे बेटा तू ऐसा क्यों सोचती है? क्या पता तेरी ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाए, क्योंकि एक बेटी कभी भी अपनी माँ के साथ तो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती ना। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो लोग मुझे ताने मारेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर अंजू इस रिश्ते के लिए मान जाती है। अब अगले दिन अंजू को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन उसी रात अंजू अपनी माँ के साथ सो रही थी और बेड पर वो सुसु कर देती है। सुबह उठकर जब अंजू अपना गीला बिस्तर देखती है तो वो रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख शारदा उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ अंजू, तू क्यों रो रही है? माँ रो नहीं तो क्या करूं? मेरी बेड पे सुसु करने की आदत कभी ठीक नहीं होने वाली। एक बार आप बिस्तर देखिए, रात को फिर से मैंने बेड पे सुसु किया। अंजू बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, बस तू खुद पर भरोसा रख। माँ कुछ ठीक नहीं होगा और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं शादी से पहले अतुल जी को अपनी इस आदत के बारे में सब सच सच बता दूं, फिर फैसला उनका होगा, चाहे वो मुझसे शादी करें या ना करें। नहीं अंजू बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे तुझ पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। शादी के बाद तेरी ये बेड पर सूसू करने की आदत भी खत्म हो जाएगी। पर अगर तूने ये सच शादी से पहले ही लड़के वालों को बता दिया तो वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता जो मेरी बेटी के लिए आया वो मना करे। शारदा के बार बार समझाने पर अंजू इस रिश्ते के लिए एक बार फिर से हाँ कर देती है। अब शाम को लड़के वाले अंजू को देखने आते हैं और पहली ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद लड़के की माँ कोमल शारदा से बोलती है, बहन जी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरे बेटे और आपकी बेटी की जोड़ी लगता है भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। आप तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह से अंजू और अतुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी की डेट भी पड़ जाती है और देखते ही देखते बहुत जल्द अंजू और अतुल की शादी हो जाती है। लेकिन अतुल एक फौजी था, जिस वजह से शादी होते ही अतुल को अपने देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब कोमल अपनी बहू को अकेला देखती है तो वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू मैं समझ सकती हूँ कि आज ही तेरी शादी हुई है और आज ही अतुल को जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये देश के रक्षक हैं। इनके लिए माँ बीबी घर इन सब से पहले इनका देश होता है, और जब बात आती है ना देश की तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तू फिक्र मत कर बहू, जब तक अतुल वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी, तुझे माँ की भी कमी नहीं होने दूंगी। हे भगवान अब मैं क्या करूं? एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत सर पर आ बैठी। अतुल जी तो पति थे, एक पल के लिए तो मैं उन्हें अपना सच बता सकती थी, पर माँ जी को अपना सच कैसे बताऊं? अगर इन्हें मेरे बेड पर सुसु करने के बारे में पता चल गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगे। एक काम करती हूँ, रात को मैं अलार्म लगा लेती हूँ, 3-4 बार उठकर सुसु कर लूंगी, इससे मेरी सुसु बेड पर नहीं होगी और माँ जी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इतना सोचकर अंजू अपने सास के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को कोमल और अंजू एक साथ सो रहे होते हैं, लेकिन अंजू अपने फोन में अलार्म लगाना भूल जाती है, जिस वजह से अंजू से बिस्तर गीला हो जाता है। और जब सुबह वो उठती है तो कोमल चिल्लाती हुई अंजू से बोलती है, हे भगवान, ये बहू मिली है या कोई दूध पीता बच्चा। करम जली नास पीटी शादी हो गई है लेकिन अभी तक बिस्तर गीला करती है। माँ जी आप लोगों को मैं ये सच बताना चाहती थी पर बता नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि रात में कब मुझसे बिस्तर गीला हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रात को उठकर वॉशरूम जाऊँ, पर मेरी हर कोशिशें नाकाम रह जाती हैं। बहू तेरी कोशिशें नाकाम होती होंगी, मेरी नहीं। चल निकल यहाँ से, बिस्तर गीला करने वाली। मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। इस तरह से कोमल अंजू को घर से निकालने लगती है और अंजू बार बार रोती हुई एक ही बात कहती है, नहीं माँ जी मुझे घर से मत निकालो।
अंजू की आवाज सुनकर कोमल की आंखें खुल जाती है और वह अंजू को उठाकर उससे बोलती है। क्या हुआ बहू, तुझे घर से कौन निकाल रहा है? अब अंजू एक झटके से उठती है और खुद से बोलती है, अच्छा हुआ कि सब कुछ बस एक सपना था। अरे बहू क्या हुआ, कितनी घबराई है तू? लग रहा है कोई बुरा सपना देख लिया तूने। कितने पसीने छूट रहे हैं तेरे। हाँ माँ जी। अच्छा कोई बात नहीं बहू, ऐसे बुरे सपने ना अक्सर आ जाते हैं। चल अब तू सो जा। अब एक बार फिर से अंजू और कोमल सो जाते हैं और इसी तरह से जब तक अंजू कोमल के साथ सोती है वह रात को अपने फोन में अलार्म लगा कर रखती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजू पूरे घर की जिम्मेदारी बाखूबी संभाल लेती है। कोमल अंजू से बहुत प्यार करती है क्योंकि अंजू एक समझदार लड़की थी जो घर को चलाना अच्छे से जानती थी। देखते ही देखते समय बीत जाता है और अतुल भी कुछ दिन की छुट्टियों पर घर आ जाता है और अतुल के आते ही अंजू मन ही मन खुद से बोलती है, अतुल जी मेरे पति है, मैं उनसे ये सच और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह होते ही उन्हें सारा सच बता दूंगी। इस तरह से रात को अंजू अतुल के साथ अपने फोन में अलार्म लगाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही अतुल की आंख खुल जाती है और वो अलार्म बंद करके सो जाता है, जिस वजह से अंजू नहीं उठ पाती और बिस्तर पर ही सूसू कर देती है। और अतुल को अंजू की इस आदत के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद अंजू घबराते हुए अतुल से बोलती है, अतुल जी आप प्लीज इस बारे में किसी और को मत बताना। मैं आपको अपनी इस आदत के बारे में बताना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला और मैं आपको सच सच भी नहीं बता पाई। उससे पहले ही मेरा सच आपके सामने आ गया। मेरी आपसे विनती है, प्लीज आप मुझसे रिश्ता मत तोड़ना। अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मेरी माँ जीते जी मर जाएंगी। आज तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इस सच्चाई को जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे साथ रहने के लिए की है, ना कि तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे तुम एक बार मुझे और माँ को अपनी सच्चाई बताकर तो देखती, हम खुद तुम्हारी इस आदत को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करते। अतुल की ये बात सुनकर अंजू हैरान हो जाती है, जिसके बाद अतुल अंजू से बोलता है, हैरान मत हो अंजू, क्योंकि जो बुरी आदत तुम्हें है वही बुरी आदत आज से कुछ साल पहले माँ को भी थी, परंतु मेरे पापा के साथ की वजह से उनकी ये बीमारी खत्म हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी भी आदत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और डरो मत, माँ को सब बता दो, जब मैं ना रहूं तब माँ ही तुम्हारी देखभाल करेगी। अतुल के कहने पर अंजू सारा सच अपनी सास को बता देती है और कोमल भी उसकी इस परेशानी को समझती है, जिसके बाद अतुल और कोमल के सहयोग से बहुत जल्द अंजू की ये आदत भी खत्म हो जाती है। संस्कारी बहुएं। सीता अपनी बहन बबीता कविता के साथ रहती थी। सीता सबसे बड़ी बहन थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन गरीब होने के बाद भी वो तीनों बहनें एक साथ खुशी से रहती थी। ऐसे ही एक दिन सीता अपनी बहन बबीता के साथ मार्केट जाती है और सब्जियां खरीदने लगती है कि तभी मार्केट में रेहान नाम का एक लड़का सीता से टकरा जाता है। सीता को देख रेहान के मन में उसके लिए प्यार की घंटी बज जाती है और जैसे ही रेहान की सीता से टक्कर होती है वैसे ही सीता गुस्से में बौखलाते हुए रेहान से बोलती है, अंधे हो गए हो क्या जो मुझे टक्कर मार के चल रहे हो? अरे मैडम, मुझसे गलती हो गई। और रही देखने की बात, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हें देखने के बाद तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रेहान को सीता से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। सीता उसे सुनाती रहती है, लेकिन रेहान मुस्कुराकर उसकी सारी चीजें सुनता रहता है कि तभी एक चोर आता है और सीता का पर्स छीन कर ले जाता है। लेकिन रेहान भी बहुत तेज था। रेहान दौड़ते हुए उस चोर का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद वो चोर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद रेहान उस चोर को बहुत मारता है और सीता का पर्स सीता के हाथ में थमा देता है। ये देखकर सीता की नजरें अब झुक जाती हैं और वो उसे धन्यवाद करती है। मुझे माफ कर दो, तुम तो एक भले आदमी निकले, लेकिन मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं मैडम, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीता। सीता नाम है मेरा। इतना कहकर सीता अपनी बहन बबीता के साथ घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान को तो अब सीता का ही ख्याल सताने लगता है और इस तरह रेहान एक बार फिर अगले दिन उसी मार्केट में जाता है जहां सीता उसे मिली थी। और कुदरत का करिश्मा तो देखो, सीता एक बार उसे फिर मिल जाती है और इस तरह उन दोनों की मुलाकात बढ़ती जाती है। एक दूसरे के लिए वो दोनों बहुत ही खास बन गए। ऐसे ही एक दिन सीता खुद से कहती है,
बबीता और कविता को रेहान के बारे में बता देती हूँ, लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगी? उनकी बड़ी बहन किसी लड़के से प्यार करती है। हे भगवान, अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरी दोनों बहनों का क्या होगा? सीता खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी दोनों बहनें बबीता और कविता वहां पर आ जाती हैं और उसकी बातें सुन लेती हैं और अपनी बहन सीता से बोलती हैं, अरे सीता दीदी, तुम हमारी चिंता क्यों करती हो? हाँ, बबीता सही बोल रही है। आपने हमारी सारी खुशियां हम पर कुर्बान कर दी है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपको समझे? उन दोनों की बातें सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है। और थोड़ी देर बाद सीता रेहान को फोन करके अपने घर बुलाती है और अपनी दोनों बहनों से मिलवा देती है। और इस तरह अब रेहान सीता के पास आकर बैठ जाता है और सीता से बातें करने लगता है, लेकिन सीता उसकी बातों का जवाब नहीं देती। सीता को परेशान देखकर रेहान कहता है, क्या हुआ सीता, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? रेहान, मेरे मम्मी पापा नहीं है, अब मैं इन दोनों को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर रेहान कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से उठकर अपने घर चले जाता है। एक तरफ तो सीता अब उदास रहने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शादी करनी है। राम राम, कैसे बात करत है तू? तेरे दो बड़े भैया हैं, मैं उनकी शादी ना कराऊं, पहले तेरी शादी करा दूं? हैं? उनके लिए भी मैंने 2 लड़की ढूंढी है। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी की दोनों छोटी बहनें हैं। अच्छा ठीक है, अब तू इतना कह रहा है और तूने अपने दोनों भाइयों के लिए लड़की ढूंढ दी है, तो तुम तीनों की शादी एक ही साथ करवा दूंगी मैं। इतना कहकर रेहान अगले दिन अपनी माँ और अपने दोनों भाई विक्रम और विनय के साथ सीता के घर पहुँच जाता है। ये सब देखकर सीता थोड़ा हैरान हो जाती है और रेहान से पूछती है, रेहान, ये सब क्या है? कौन है ये? सीता, ये मेरी माँ है और ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम्हें फिक्र होती थी ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दोनों बहनों का क्या होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दोनों भाई तुम्हारी दोनों बहनों से शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या अभी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? रेहान और सीता की बातें सुन कविता और बबीता कहते हैं, रेहान जीजू, हम अपनी दीदी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो शादी क्या है? और वैसे भी शादी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और अच्छी बात तो ये है कि हम शादी के बाद भी एक साथ रहेंगे। इतना कहकर अब सभी लोग राजी खुशी से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले कुछ दिनों बाद उन तीनों की शादी हो जाती है। सीता, बबीता और कविता तीनों ही अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन उन तीनों की सास कांता को तीनों लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए कांता हमेशा आए दिन उन तीनों को एक साथ ताने मारा करती थी और उन पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, शाम के 4 बज रहे थे। कांता चिल्लाते हुए उन तीनों से बोलती है, अरे ओ करमजली मनहूस, मेरी तीनों बहुएं कहाँ मर गईं? शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन चाय की प्याली अभी तक मेरे पास नहीं आई है। साथ ही साथ मेरे पैरों में इतना दर्द है। अरे तुम्हारे मरे हुए माँ बाप मेरे हाथ पैर दबाएंगे क्या? अपनी सास को चिल्लाता हुआ देख तीनों बहुएं दौड़ी हुई आती हैं और कहती हैं, मम्मी जी, क्या हो गया? सीता आपके लिए चाय ला रही है। कुछ ही देर में सीता चाय लेकर आती है और अपनी सास के हाथ में थमा देती है। कविता अपनी सास के पैर दबाती है और सीता अपनी सास के हाथों को दबाती है। बबीता अपनी सास का सर दबाती है, लेकिन कांता को तो सास होने का धौंस जमाना ही था। जैसे ही कांता चाय की एक घूंट पीती है और कविता को लात मारते हुए कहती है, छी छी छी, इतनी घटिया चाय मैंने आज तक नहीं पी। पर मम्मी जी, मैंने तो चाय बिल्कुल सही बनाई थी। अच्छा, तो तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक जा, आज मैं तुम तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर एक बार फिर कांता कविता को लात मारती है और लाठी से उन तीनों को एक साथ बेरहमी से पीटने लगती है। वो उन तीनों को पीट ही रही होती है कि तभी सीता, कविता और बबीता के पति वहां पर आ जाते हैं, जहां अपनी माँ के हाथों में अपनी पत्नियों को पीटता हुआ देख तीनों बौखला जाते हैं और गुस्से में अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये क्या कर रही हो तुम? अरे अपनी बहू के साथ कोई इस तरह का व्यवहार कैसे करता है? ये तो इंसान है, तुम इन्हें इस तरह जानवरों की तरह क्यों पीट रही हो? तुम्हारी पत्नियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आज मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। एक तो ये दहेज लेकर नहीं आई, पता नहीं किस अनाथ को तुमने मेरे माथे मर दिया है। ये सुनते ही विक्रम कहता है, बस माँ, बहुत हो गया। अब तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, समझी तुम? इतना कहकर वो तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये देखकर रेहान की माँ को एक सदमा लगता है और वो सदमे से बीमार हो जाती है।
अफसोस की बात ये थी कि अब रेहान की माँ को देखने वाला कोई नहीं था। खुद को इस तरह लाचार देख कांता को बहुत अफसोस होता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, मैंने अपनी बहुओं की कीमत नहीं पहचानी। काश मेरे पास मेरे बहू बेटे वापस आ जाएं, मैं उन्हें अपने आखिरी पलों में देख पाती। और इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन सीता अपनी सास के पास आती है, जहां वो अपनी सास को बेहद बीमार हालत में देखती है और वो तुरंत अपने पति रेहान को फोन कर देती है। जिसके बाद रेहान के दोनों भाई और सीता की दोनों बहनें भी उसकी माँ के पास आ जाती हैं। अपनी माँ की हालत देख रेहान अपनी माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर कांता का इलाज करने लगता है और इलाज करने के कुछ समय बाद कांता को होश आ जाता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। अपनी आंखों के सामने अपने बहू बेटों को देख फूट फूट कर वो रोने लगती है और अपनी बहुओं से कहती है, मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। तुम लोग तो देवी हो देवी, लेकिन ना जाने मैं ही कहां से कसाई निकल गई। मैंने तुम तीनों का संस्कार नहीं देखा, तुम तीनों की कीमत नहीं जानी और तुम्हें हमेशा कोसती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, माफ कर दो। वो तीनों अब अपनी सास को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगता है।